Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will cover important judgments of January 2022. This is part 2 of the video. हमने पिछले पार्ट में important judgments देखी जो जनवरी की थी और इसमें भी हम जनवरी की judgments देखेंगे जो important है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट जजमेंट में, दैट इज राजेश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस बी वी नगरत्ना की जजमेंट. और आपके सामने स्क्रीन पर ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस बी वी नगरत्ना रहे. ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये जजमेंट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट समराइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन अपील वुड बी एंटरटेन्ड बाय इट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल. Ordinarily, this court is cautious in interfering with an order of acquittal, especially when the order of acquittal has been confirmed up to the High Court. इस जजमेंट में क्या कहा गया कि अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल हुआ है, देखिए दो टाइप के ऑर्डर हैं, एक कन्विक्शन का है और एक एक्विटल का है. कन्विक्शन का ऑर्डर मतलब जेल में डाल दिया गया और एक्विटल का ऑर्डर मतलब जेल से बाइज्जत बरी कर दिया गया. अब यहां पर क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर ऐसा ऑर्डर है जो एक्विटल का आ गया है और अप टू द हाई कोर्ट पहुंच गया है तो ऐसे ऑर्डर्स में सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करती. बट देयर आर रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस जहां पर सुप्रीम कोर्ट को इस ऑर्डर में इंटरफेयर करना पड़ जाता है. एंड व्हाट आर दोज केसेस? इस जजमेंट में बात की गई है. चलिए देखते हैं. इट इज ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वेयर द हाई कोर्ट ऑन एन एब्सोल्यूट रॉन्ग प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड लीगली erroneous and perverse judgment to the facts of case, ignoring some of the most vital facts, has acquitted the accused, that the same may be reversed by this court exercising jurisdiction under article 136 of the constitution. अब देखिए वो कौन से ऐसे केसेस हैं जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है हाई कोर्ट के जजमेंट में जिसमें एक्विटल की बात की गई है. फर्स्ट हमारा पॉइंटर यहाँ पे क्या कहता है? एब्सोल्यूट रॉन्ग प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड लीगली इरोनियस. यहां पर क्या बात की गई है कि अगर जजमेंट जो हाई कोर्ट की है वो क्या है, वो बिल्कुल किस अप्रोच पे चल रही है, रीजनिंग उसकी या फिर उसका जो लीगली एरर पे चल रही है, कुछ एरर आ गया है उसमें, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? इंटरफेयर कर सकती है. सेकंड पॉइंटर हमारा है परवर्स अप्रोच. व्हाट इज परवर्स अप्रोच? जब सुप्रीम कोर्ट, जब कोई भी कोर्ट मान लीजिए, हाई कोर्ट मान लीजिए, ट्रिब्यूनल मान लीजिए, कोई भी कोर्ट किस तरह से जजमेंट दे दे, जब कोई एविडेंस को कंसीडर ही नहीं किया जाए या फिर जिन भी एविडेंस को कंसीडर किया जाए वो क्या है, अनरिलायबल ग्राउंड पर कंसीडर किए जाएं ऐसे एविडेंस, तो इस जजमेंट को क्या कहा जाएगा? परवर्स जजमेंट कहा जाएगा और परवर्स अप्रोच से ली हुई जजमेंट कहा जाएगा. एंड थर्ड पॉइंटर क्या है? इग्नोरिंग सम ऑफ द मोस्ट वाइटल फैक्ट्स. ऐसे फैक्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको इग्नोर कर दिया गया जजमेंट में. तो अब इस जजमेंट में क्या होगा? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इंटरफेयर करेगी ही ना, बिकॉज इसमें एक्यूज्ड को क्या कर दिया है? एक्विट कर दिया गया है. तो ये जजमेंट यही बात करती है कि एक्विटल जब हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट वैसे तो इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन दीज आर द सिनेरियोज, दीज आर द केसेस जब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इंटरफेयर करता है इन द ऑर्डर ऑफ एक्विटल. और यहां पर आर्टिकल की बात की गई है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. What is Article 136 of Constitution? Article 136 of Constitution कहता है कि Supreme Court has discretion to grant special leave to appeal. जब कोई भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल जजमेंट पास करता है, डिक्री पास करे या फिर ऑर्डर पास करे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, क्या डिस्क्रिप्शन है कि वो ग्रांट कर सकती है स्पेशल लीव टू अपील. दिस इज आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको SLP भी कहा जाता है, दैट इज स्पेशल लीव पिटिशन, राइट? दिस इज द जजमेंट. अब नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जोगिंद्रा. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस NV रमना, ऑनरेबल जस्टिस AS बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली. आपकी स्क्रीन पर ऑनरेबल जस्टिस AS बोपन्ना, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली रहे. आई होप अब तक आपको जजेस के जो चेहरे हैं वो याद तो हो ही गए होंगे. हमने इतना स्क्रीन में देख लिया है कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है. देखिए ऑब्जर्वेशन में चलते हैं. दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट डिमांड ऑफ मनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज अ डाउरी डिमांड टू अट्रैक्ट ऑफेंस अंडर सेक्शन 304B ऑफ IPC. क्या ऑब्जर्वेशन आई है यहां पर कि अगर
हस्बैंड की फैमिली ने क्या मांगा है या फिर हस्बैंड ने मनी मांगी है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो उसको भी किसके अंडर कंसीडर किया जाएगा, डाउरी डिमांड के अंडर कंसीडर किया जाएगा। और जब ये कंसीडर हो गया है तो ये किसको अट्रैक्ट करती है, हमारे सेक्शन 304B को अट्रैक्ट करती है। व्हाट इज सेक्शन 304B? दैट इज डाउरी डेथ। ठीक है, सेक्शन 304B बात करता है डाउरी डेथ के बारे में। तो यहां पर यही कहा गया कि अगर मनी डिमांड की गई है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस ऑल्सो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर जो डिफेंडेंट है वो बोल दे कि हमने तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा मांगा था, इसमें कौन सी डाउरी है, हमने थोड़ी ना कोई जो सोना मांगा या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी मांगी, हमने तो सिर्फ घर बनाने के लिए क्या मांगे, पैसे मांगे। तो यहां पर क्या कहा गया कि अगर आपने वो पैसे भी मांगे हैं, घर बनाने के लिए भी मांगे हैं, तो वो भी डाउरी में कंसीडर किया जाएगा। और क्या जजमेंट में ऑब्जर्वेशन आई है, व्हेन डीलिंग विद केसेस अंडर सेक्शन 304B IPC, अ प्रोविजन लेजिस्लेटेड टू एक्ट एज अ डेटरेंट इन द सोसाइटी एंड curb the heinous crime of dowry demands. The shift in the approach of the courts ought to be from strict to liberal, from constructive to dilated. अब इस जजमेंट में ये भी ऑब्जर्वेशन दिया गया कि जब भी 304B IPC के सेक्शंस को डील किया जाता है, केसेस को डील किया जाता है, तो हमेशा लेजिस्लेशन की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, पहले होनी चाहिए डेटरमेंट, कि जो सोसाइटी में थोड़ा सा डर पैदा हो कि कोई भी अगर डाउरी डेथ का मैटर आएगा तो उसमें पनिशमेंट ज्यादा होगी। ये इस जजमेंट में बात की है, दैट इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जोगेंद्रा। नेक्स्ट जजमेंट पे आ जाइए, दैट इज वसुधा सेठी वर्सेस किरण वी भास्कर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी एंड ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका की जजमेंट है। आपके सामने ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी एंड ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका रहे। ऑब्जर्वेशन इस जजमेंट की देख लेते हैं क्या कहता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड that the rights of parents are irrelevant when a court decides the issue of custody of their minor child। जब भी कोर्ट किस बारे में चर्चा कर रहा होता है, कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड के बारे में जब केस चले, तो यहां पर पेरेंट्स के राइट्स आप नहीं देखोगे, पहले किसके राइट्स देखोगे, पहले किसके वेलफेयर की बात की जाएगी, माइनर चाइल्ड के वेलफेयर की बात की जाएगी। अब देखिए, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के अंदर क्या बात की गई है कि जो माइनर चाइल्ड हैं उनके नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं, फादर होते हैं। ठीक है, और जनरली ये देखा गया है कि अंडर 5 इयर्स ऑफ एज जो भी चाइल्ड हैं उनकी कस्टडी मदर को दी जाती है। ठीक है, और अगर केस की बात करें तो यहां पर यही कहा गया है कि जब भी कस्टडी की बात होती है माइनर चाइल्ड की, तो क्या देखा जाएगा, माइनर चाइल्ड के राइट्स को देखा जाएगा, उनके वेलफेयर को देखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि देखिए, मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर फादर के पास कस्टडी आ गई और वो कहां जाना चाहते हैं, अब्रॉड, वो कह रहे हैं मैं तो उड़ा, मैं तो जा रहा हूं बाहर, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये देखा जाएगा कि क्या उनके साथ माइनर चाइल्ड जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ये सबसे पहले देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि फादर के राइट्स क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज दीपक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस इंदिरा बनर्जी की जजमेंट एंड ऑनरेबल जस्टिस JK महेश्वरी इस केस में है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर हमारे ऑनरेबल जस्टिस रहे। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या है, टेकिंग कस्टडी ऑफ ज्वेलरी फॉर सेफ्टी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट क्रुएलिटी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 498A ऑफ IPC, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड। और इस जजमेंट में क्या कहा गया कि अगर ज्वेलरी की कस्टडी ली जाती है फॉर सेफ्टी पर्पज, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि सेफ्टी पर्पज के लिए अगर ज्वेलरी की कस्टडी ली जाती है बाय इन लॉज, ठीक है, अगर जो शादीशुदा लेडी हैं उनको अगर उनके इन लॉज कहते हैं कि आप क्या कीजिए, हमें ज्वेलरी दे सकते हो, आप दे सकते हो, फोर्सफुली नहीं दे सकते हो, फॉर सेफ्टी पर्पसेज ओनली, तो ये कोई क्रुएलिटी में नहीं आता। एंड सेक्शन 498 क्या बात करता है, क्रुएलिटी के बारे में बात करता है, अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के द्वारा क्रुएलिटी की जाती है। ठीक है, सेक्शन 498A। और पनिशमेंट की बात की जाए तो 3 इयर्स की पनिशमेंट एंड फाइन यहां पर कहा गया। ठीक है, तो इस जजमेंट में यही कहा गया कि फॉर सेफ्टी पर्पस अगर ज्वेलरी को लिया जाता है तो ये कोई ग्राउंड नहीं है, ये क्रुएलिटी का कोई ग्राउंड नहीं आ जाता। जजमेंट इज दीपक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट जजमेंट आ जाइए, दैट इज रिनेसांस होटल होल्डिंग वर्सेस बी विजया साइन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस L नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस BR गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस BV नगरत्ना की जजमेंट।
सो ऑब्जर्वेशन ये क्या कहती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट इन एन एक्शन फॉर इंफ्रिंजमेंट व्हेन द ट्रेडमार्क ऑफ द डिफेंडेंट इज आइडेंटिकल विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द प्लेंटिफ एंड दैट द गुड्स और सर्विसेज ऑफ द डिफेंडेंट आर आइडेंटिकल विद द गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, द कोर्ट शेल प्रिज्यूम दैट इट इज लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक। अब ये जो जजमेंट है वो किस बारे में बात कर रही है, ट्रेडमार्क के बारे में बात कर रही है। अब ट्रेडमार्क के बारे में अगर जजमेंट बात कर रही है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है क्या। देखिए स्क्रीन पर देखिए आपके पास बहुत ज्यादा ब्रांड्स के जजमेंट आपको जो ट्रेडमार्क है वहां वो आपको शो हो रहे हैं। गूगल का ट्रेडमार्क देख लीजिए, नाइकी का ट्रेडमार्क देख लीजिए, ऑडी का ट्रेडमार्क, यूट्यूब का ट्रेडमार्क, कोको कोला का ट्रेडमार्क, ये सारे जो ट्रेडमार्क है अलग अलग ब्रांड्स के हैं। अब आप मान लीजिए आप कोई भी ब्रांड स्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लैपटॉप्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, आप उसका नाम तो सोचेंगे ना। आप कोई लोगो आपके दिमाग में आएगा, आप क्या सोचोगे कि मेरा लोगो या फिर नाम ऐसा होना चाहिए जो मुझे बाकी के ब्रांड से क्या करे, अलग करे, डिस्टिंक्टिव नेचर का होना चाहिए। तो यही ट्रेडमार्क होता है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज का ऐसा लोगो, ऐसा सिंबल, ऐसा साइन जो उस प्रोडक्ट को बाकी के प्रोडक्ट से अलग करे, वो हमारा ट्रेडमार्क होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडमार्क, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। देखिए अगर ट्रेडमार्क अगर डिस्टिंक्टिव होगा तो उससे आपके प्रोडक्ट की जब गुडविल बन जाएगी, अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी आप लोगों को दे रहे हो, आप गारंटी कर रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे अच्छी है, तो आपका जो ट्रेडमार्क होगा ना उसकी गुडविल बहुत ज्यादा बन जाएगी। देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एप्पल ही ले लीजिए। जब आपसे कोई पूछता है कि क्या आपको एप्पल पसंद है, दिमाग में सबसे पहले आपके क्या आया होगा, एप्पल का फोन आ गया होगा या फिर आई वॉच आ गई होगी, ठीक है, सबसे पहले तो यही आया होगा ना। तो देखिए एप्पल ने कितनी गुडविल बना ली है कि एप्पल जब हम सोचते हैं तो सेब नहीं आता। अब वहीं पर किसी ने जब आपसे पूछा कि आपको एप्पल पसंद है या नहीं है और वो आपके सामने बाद में सेब काट कर ले आया, तो आप थोड़े तो डिसअपॉइंट हो ही जाओगे ना कि मैं तो सोचा था कि आईफोन होगा, लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां पर तो सेब आ गए। तो यही हमारी ट्रेडमार्क की वैल्यू बन जाती है कि जब आपका प्रोडक्ट इतना गुडविल आपकी हो जाती है, जब लोग उनको जानने लग जाते हैं, तो वो जो ट्रेडमार्क है ना वही लोगों के माइंड में भी बैठ जाता है। अब आते हैं इस जजमेंट पे। जजमेंट क्या बात करती है कि मान लीजिए यहां पर आपने क्या किया, ये आपने अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क बना लिया, ठीक है, और आपने इसको रजिस्टर भी करवा लिया, ठीक है। अब आपने जब इसको रजिस्टर भी करवा लिया, कोई और पार्टी दैट इज बी पार्टी ने भी कोई ट्रेडमार्क लिया, वो भी क्या कर रहा था, आपने क्या किया है, आपने डेयरी के प्रोडक्ट के लिए ये ट्रेडमार्क चुना है। अब बी पार्टी भी क्या कर रहे हैं, डेयरी के प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनका लोगो भी क्या है, ये पॉजिटिव। आपका लोगो क्या था, पॉजिटिव इन स्क्वायर, पॉजिटिव इन अ बॉक्स, और उनका लोगो क्या है, पॉजिटिव। आपने अपना जो गुड्स था, जो आपने अपना प्रोडक्ट था वो बनाया 2017 में, और यहां पर बी ने कब बनाया, 2020 में, मतलब बाद में बनाया। तो यहां पर क्या हो सकता है, आप केस लेकर जा सकते हो कोर्ट में, क्या कहोगे कि यहां पर मेरे ट्रेडमार्क के साथ क्या हुई है, इन्फ्रिंजमेंट हुई। कि जब कोई भी अदर पार्टी आपके ट्रेडमार्क का सिमिलर ट्रेडमार्क बना दे, और उसका पर्पस क्या होता है, आपकी गुडविल को यूज कर सकता है वो, कि आप अगर इतनी क्वालिटी दे रहे हैं, लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की एक इमेज बन गई है और सेम ट्रेडमार्क उनको दूसरों का भी दिख रहा है, तो लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ना, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि अब हम किसका प्रोडक्ट यूज करें। ये तो सिमिलर हो गया, बाटा का टाटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इस जजमेंट में बात की है कि जब कोई इन्फ्रिंजमेंट का केस आता है, जब डिफेंडेंट का ऐसा गुड है जो आपके गुड्स के साथ भी सिमिलर है और आपका ट्रेडमार्क भी सिमिलर है, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर जो लोग हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। दिस वॉज द जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयदत्त, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस B.V. नगरत्ना की जजमेंट है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस B.V. नगरत्ना रहे। जजमेंट क्या बात करती है, द मेयर फैक्ट दैट नो फ्रैक्चर वॉज नोटिस्ड एंड और फाउंड कैन नॉट टेक द केस आउट ऑफ सेक्शन 302 ऑफ IPC when the deceased died due to head injury, the Supreme Court observed while convicting a murder accused। अब इस केस के फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो यहां पर पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई तो उसमें क्या आया कि जो डिसीज्ड पर्सन है उनकी मौत किस वजह से हुई है, हेड इंजरी की वजह से हुई है।
लेकिन रिपोर्ट में जो था हेड पे कोई फ्रैक्चर नहीं था। तो यहां पर हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने कहा कि जब हेड पे फ्रैक्चर ही नहीं है तो हेड इंजरी की वजह से मौत होना थोड़ा सा रिलायबल नहीं लगता, और यहां पर जो हाई कोर्ट ने 302 से हटाकर 302 चार्ज ही नहीं लगाया एक्यूज्ड पे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास जब मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब अगर फ्रैक्चर नोटिस नहीं किया गया तो ये नहीं कह सकते फाउंड कैन नॉट टेक द केस आउट ऑफ सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी व्हेन द डिसीज डाइड ड्यू टू हेड इंजरी। जब रिपोर्ट में ये तो आ गया है ना कि जो डिसीज है वो हेड इंजरी की वजह से डाइड है, चाहे फ्रैक्चर हुआ है हेड पे चाहे नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता। तो ये क्या जो सिचुएशन है ये अट्रैक्ट करती है सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, पनिशमेंट फॉर मर्डर। ठीक है, ये हमारी जजमेंट कहती है। व्हाट इज द जजमेंट? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयदत्त। आई होप यहां तक आपको सारी जजमेंट समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज लेट अस नो। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज ब्रिजेश चंद्रा द्विवेदी वर्सेस सान्या सहायक एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस एम.आर. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस बी.वी. नगरत्ना की जजमेंट है। ऑब्जर्वेशन, ये जजमेंट कहती क्या है? वाइल डीलिंग विद द केस ऑफ एन एम्प्लॉयज डिसमिसल फ्रॉम सर्विस आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, द सुप्रीम कोर्ट of India has observed that merely because no major accident occurred, leniency can't be shown for the misconduct of drunken driving. अब यहां पर जो जजमेंट क्या कहती है कि अगर ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस है और कोई एम्प्लॉय है जिसने क्या किया है, अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वो ड्राइव कर रहे थे और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, और कुछ माइनर सा एक्सीडेंट हो गया। अब उस माइनर से एक्सीडेंट को ऐसा नहीं होगा कि एक्सीडेंट तो बहुत माइनर सा हो गया है तो लिनियंसी क्रिएट कर दी जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस है तो लिनियंसी बिल्कुल भी नहीं बरती जाएगी, ये जजमेंट ये बात करती है। देखिए क्या लिखा है, वाइल नोटिंग दैट द फैक्ट ही वाज ड्राइविंग द ट्रक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड प्रूव्ड, द बेंच ऑब्जर्व्ड दैट ड्राइविंग अ ट्रक कैरिंग द प्रोविंशियल आर्म्ड constabulary personnel under the influence of alcohol is very serious misconduct and such an indiscipline cannot be tolerated and that too in the disciplined military। देखिए यहां पर क्या था कि जो ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे वो ट्रक चला रहे थे और उन्होंने किनको बिठाया हुआ था, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी को बिठाया हुआ था, पर्सनल को बिठाया हुआ था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप इतनी अथॉरिटी लेकर चल रहे हो और आप इन्फ्लुएंस हो किसके इन्फ्लुएंस में, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, तो अब ये कोई लिनियंसी का फैक्टर नहीं हो, ये तो बहुत ही सीरियस कंडक्ट है, सीरियस मिसकंडक्ट है और इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जजमेंट वाज ब्रिजेश चंद्रा द्विवेदी वर्सेस सान्या सहायक की जजमेंट। ठीक है, ये आपके सामने पिक्चर रही, देखिए कैसे ड्रंक एंड ड्राइव के सिनेरियो में बहुत ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, इट मस्ट बी स्टॉप्ड। ये तो बिल्कुल खराब, बहुत ही ज्यादा खराब बात है कि आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज ऐसा ना कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को भी कहिए कि शराब पी के गाड़ी कभी भी ना चलाएं। वैसे तो शराब पीनी ही नहीं चाहिए बट गाड़ी तो वैसे भी ना चलाएं। ठीक है, आई होप आज की जजमेंट्स आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन होगा लॉ से रिलेटेड प्लीज लेट अस नो, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।